लोग देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत अंतर्वस्तु। तो यह अंतर्वस्तु का अर्थ हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बातें छिपी हुई है, क्या क्या तत्व उनमें समावेश किया गया है और उनके पीछे जो उनका भाव है वह प्रकट होना, यही राजनीतिक सिद्धांत की अंतर्वस्तु होता है। यहाँ पर आगे यदि हम देखें तो राजनीति एक राजनीतिक कार्यकलाप के रूप में होती है, अर्थात कार्यकलाप संसद में कोई कानून बनता है, उसका क्रियान्वयन होता है, तमाम प्रकार की संस्थाएं निर्मित की जाती है, कार्यपालिका होती है अस्थायी रूप में, अस्थायी रूप में, और सबों के कार्य बांट दिए गए हैं। क्रियाकलाप के रूप में सामान्यतः स्वयं चेष्टारत व्यवहार, मिथ्याचार व प्रवृत्तियों के व्यवहार कौशल को प्रदर्शित करते वैराग्य प्रदान दार्शनिक सिद्धांत तथा संशयवाद से जुड़ी होती है। इसका अर्थ यह समझ लें कि जो राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं वह स्वयं चेष्टारत होते हैं। जो सरकार होती है वे कानून का निर्माण स्वतः करते हैं, उनका जो मैनिफेस्टो होता है, जो उनकी इच्छाएं होती है, वे व्यवहार के रूप में वहाँ फिर प्रकट होती है। और कभी कभी ये क्रियाकलाप हमें मिथ्याचार के रूप में दिखती है। मिथ्याचार का से क्या हुआ कि मिथ्या मतलब वो चीज़ नहीं है लेकिन हमें उसका आभास हो रहा है, उनकी मंशा कुछ और है और समाज में, राज्य में, जनता के बीच दिखाना कुछ और है, सिद्धांत में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और दिखाना, यही हुआ मिथ्याचार। और या कोई गलत भावना ही है मन में लेकिन उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। मिथ्याचार और प्रवृत्तियों के व्यवहार कौशल अर्थात प्रदर्शन करना को प्रदर्शित करते हुए वैराग्य प्रदान दार्शनिक सिद्धांत तथा संशयवाद से जुड़ी होती है। अर्थात इस प्रकार की क्रियाकलाप को क्रियान्वित कर प्रदर्शित किए जाते हैं जिससे लगे कि वैराग्य प्रधान दार्शनिक सिद्धांत, अर्थात उसको अपने से कोई मोह माया नहीं है, कोई लालच नहीं है, वे यदि कुछ कानून का निर्माण कर रहे हैं, कोई नीति बना रहे हैं तो जनता के लिए हित में बना रहे हैं, बिना किसी लोभ लालच के। लेकिन जैसा कि कभी कभी आप देखते होंगे कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि संसद में प्रश्न तक नहीं पूछे जाते और प्रश्न पूछने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं अपनी बात रखने के लिए। तो यह चीज गलत है, लेकिन ऐसे भी स्थिति होती है। लेकिन जो यहाँ पे वैराग्य प्रदान दार्शनिक सिद्धांत, अर्थात आपको ऐसा लगेगा, ऐसा दिखाया जाएगा कि हमको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें होती नहीं है। और संशयवाद से जुड़ी होती है, अर्थात जो कुछ कानून का निर्माण होता है, जो क्रियाकलाप होता है, जो सिद्धांत के रूप में निरूपित करने का प्रयास किया जाता है, वह संशयवाद से जुड़ी हुई थी, अर्थात वह होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, वो नहीं ही होगा ऐसी भी कोई बात नहीं कही जा सकती है। एक उम्मीद से कानून का निर्माण किया जाता है, उसे लागू किया जाता है, और यही हुआ संशयवाद। राजनीतिक सिद्धांत न तो राजनीतिक कार्यस्थानी का कोई सिद्धांत है, न राजनीतिक कुचक्रों की कोई परिकल्पना। अर्थात जो राजनीतिक कार्य किए जाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत यही नहीं है कि जो राजनीतिक कार्य होते हैं सिर्फ उतना ही राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, या फिर राजनीतिक कुचक्रों की परिकल्पना। जब कोई दांवपेच जैसी स्थिति होती है, कुचक्र रचा जाता है नकारात्मक भावना से, उसकी परिकल्पना की राजनीति खराब चीज ही है, वही सच्चाई होगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। परिकल्पना जो हम कल्पना करते हैं वो सही भी हो सकता है, वो सही नहीं भी हो सकता है, वो पूरा सही हो सकता है, पूरा गलत हो सकता है, वो कुछ सही हो सकता है, वो कुछ गलत भी हो सकता है। तो इस प्रकार की बातें नहीं कि सिर्फ राजनीतिक कार्य की ही होती बात सिद्धांत में, और न ही कोई कुचक्र की ही बात होती है। तो ऐसा सामान्य लोग राजनीति को दांव पेच वाली भावना से देख लेते हैं, कुचक्र की भावना से राजनीति को समझते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती है। यह तो क्या है राजनीतिक सिद्धांत, या तो उस चीज का अनुशासनबद्ध अन्वेषण है, अनुशासित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण करते हैं, खोज है, रिसर्च है, अनुसंधान है, जो राजनीति को संगठित करता है, राजनीति के तमाम तत्वों को एक मंच पर लाता है। इसकी विषय वस्तु समय समय पर बदलते रहती है। राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु समय समय पर बदलते रहती है, एक जैसी
नहीं रहती है। इसको इस अर्थ में भी समझ सकते हैं कि राजनीति की विषय वस्तु जैसे कि मान लिया जाए कि राज्य है, लोग पब्लिक है, तो प्लेटो के समय अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि राज्य के लिए जनसंख्या भी एक आवश्यक तत्व है और 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। अरस्तु ने कहा नहीं, 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए। वर्तमान समय में देखें तो जनसंख्या का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि 5,000 या 10,000। राज्य की जनसंख्या करोड़ों अरबों में भी होती है। तो समय समय पर इसकी विषय वस्तु बदलती भी हमें दिखी है। यह भी समझ लें कि जो सिद्धांत होते हैं वे सिर्फ एक ही समय के लिए सिद्धांत नहीं बनते हैं, बल्कि इसकी स्वीकृति लंबे समय तक हमें मिलती है। उनमें ऐसा इसलिए कि उसमें जो निहित मूल्य होते हैं, जो निहित प्रस्थापनाएं होती है, वह अपने ऐतिहासिक समय समाप्त होने के बाद भी अगर उपयोगी नजर आते हैं, तब वह सिद्धांत हम देखते हैं कि सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। और इसलिए यह समझ सकते हैं कि कोई बात सिद्धांत करने के लिए उसमें सार्वभौमिक मूल्य का होना आवश्यक होता है। बात यह भी है कि राजनीतिक सिद्धांत तब तक वो राजनीतिक सिद्धांत नहीं बन सकता जब तक कि वह परीक्षण और विश्लेषण पर जो आधारित उपलब्ध तथ्य होते हैं वह एक विचार का रूप नहीं ले ले। और उस विचार के रूप में जब मस्तिष्क की सैद्धांतिक संरचना में, यदि मस्तिष्क की सैद्धांतिक संरचना में वो ढालने में वो समर्थ हो जाता है, तो फिर वह सिद्धांत का स्वरूप न सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए रह जाता है, बल्कि सार्वभौमिकता की भावना उसमें आ जाती है। हम देखते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक परंपरा में प्राचीन यूनानियों का बोलबाला था और उसके बाद सिद्धांत में परिवर्तन आया। उस समय प्राचीन व्यवस्था में अधिकतर बात यह आदर्श की स्थिति होनी चाहिए, राजनीति में क्या होना चाहिए, बात वहीं तक सीमित थी। सरकार को कैसा होना चाहिए, राज्य को व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और यह एक आदर्श की स्थिति थी। हालांकि हम देखते हैं कि बाद में ऐसी बातें नहीं रही, सरकार की प्रकृति बदली, सरकार के संदर्भ में सोच बदला और सरकार का क्रिया व्यापार में भी परिवर्तन आया, विज्ञानवाद का प्रभाव पड़ा। और इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों का बोलबाला स्थापित होता है और उन्होंने फिर एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नई सामाजिक मूल्य के अंतर्गत राजनीतिक कार्रवाई को एक मार्गदर्शक के रूप में स्थान दिया। संसार तेजी से बदला, इसके साथ साथ विचारधारा में भी परिवर्तन आया और यहाँ पर व्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन के साथ साथ सरकार के विचार में परिवर्तन आया, सरकार की प्रकृति में बदलाव आया और क्या होना चाहिए यह स्थिति तो रही, इसके साथ साथ क्यों होना चाहिए, क्या उचित है, इस संदर्भ पर भी प्रकाश डाला गया। सिद्धांत में, राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक दायित्व आदि तो हम लोग पढ़ते थे। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांतकारों के नजरिए से अधिक उन लोगों ने इन पर ज़्यादा जोर दिया। लेकिन बाद में हम देखते हैं विशेष करके 20वीं शताब्दी के आरंभ से बाद फिर इस संदर्भ में चेंजिंग आता है और फिर यह सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं रह गई, यहाँ पर फिर चिंतन के साथ इसको जोड़ कर देखा गया। हालांकि यहाँ पर एक बात और गौर करने की वाली बात है, जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यह भी देख लें कि राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया था वह 3 ग्रंथ लिखा गया था। तीनों ग्रंथ 1902, 1905 और 1920 में लिखा गया था। डनिंग नामक राजनीतिक शास्त्री विद्वान ने पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक को रचा था और राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में यह पहला पाठ्य पुस्तक माना जाता है। हालांकि हम बाद में देखते हैं कि 1953 में आप देखिए कि डेविड ईस्टन ने द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक लिखा और यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के पतन का जिक्र आता है और फिर यह एक नए रूप में, नए अवतरण के रूप में राजनीति विज्ञान में, राजनीतिक जगत में यह हमें देखने को मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत जिस राजनीतिक दृश्य घटना की बात करती है, यह एक अनुशासनबद्ध तरीके से इस संदर्भ में अन्वेषण का कार्य किया जाता है। इसमें सरकार की संस्थाएं कैसे कार्य करती है इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक प्रणाली, सिर्फ संस्थाएं नहीं, राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा आती है और यह
क्यों कार्य करती है, क्या कार्य करती है, सरकार का कैसा रूप है, इस संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन होता है। राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक व्यवस्था के दायरे में, राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के दायरे में, सामाजिक व्यवस्था को उस अवधि में जिसमें वह विद्यमान है, उस परिवेश में जिसमें वह पलता है, उसमें फिर समझे जाने का प्रयास हुआ। संस्थागत रूप से अलग हटकर व्यवहारिक धरातल के नज़रिए से, मनोवैज्ञानिक नज़रिए से इसको फिर हम आगे चलकर जाकर देखते हैं कि उस रूप में देखने का प्रयास किया गया। इसकी परिधि का काफ़ी अधिक विस्तार हुआ। हम देखते हैं कि जो राजनीतिक है इसकी बातें तो होती हैं, इसके साथ साथ जो गैर राज एक्टर होते हैं, गैर राजनीतिक बात होती है, इसको भी राजनीति से जोड़कर देखा गया और यह राजनीति की एक नई प्रकृति के रूप में हमारे सामने आती है। हम यह इस संदर्भ में विद्वानों ने जो फैसला किया है, जो राजनीतिक बारीकियों को जो देखते हैं, यहाँ पर फिर वे पाते हैं कि राजनीति सिद्धांत एक यह भी क्रमिक रूप से एक सतत कार्य है। ऐसी नहीं है कि एक बार जो स्थापित हो गई वही रह गई। समय के साथ इन्होंने अपने विषय वस्तु में भी काफ़ी बदलाव लाया है। समूह का अध्ययन तो करता ही करता है, व्यक्ति का अध्ययन तो करता ही करता है, इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति के बीच, समाज के बीच, राज्य के बीच, व्यक्ति और राज्य के बीच जो गतिविधि होती है, जो प्रतिस्पर्धात्मक बातें होती है, इसका भी अध्ययन किया जाता है और यह एक इस कार्यकलाप के रूप में देखा जाता है कि यहाँ परिवर्तन की भी बातें होती है। और कुल मिलाकर कर देखा जाए तो एक ऐसा परिणाम स्थापित करने की कोशिश की जाती है जिससे पूरे समाज को फायदा होता है, नहीं तो समाज के कुछ खास वर्ग को ही फायदा होता है, कैसे उसको प्रभावित करता है। इन सारी बातों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं। एक बात और समझने वाली बात है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बोलबाला होने लगा तो इससे सामान्य चिंतन प्रभावित हुआ और यह चिंतन सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित होकर नहीं रहा, बल्कि शैक्षिक जगत की, एकेडमिक जगत की हर स्तर पर इस संदर्भ में चर्चा होने लगी कि यह कितना वैज्ञानिक है और किसी भी चीज़ की, सिद्धांत की कसौटी वैज्ञानिकता को मान लिया गया। और इसी संदर्भ में उसी राजनीतिक अध्ययन भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने लगा और तभी राजनीति विज्ञान का दर्जा मिलता है। हम देखते हैं कि राजनीति समाज से जुड़ी गतिविधि होती है और न सिर्फ समाज से जुड़ी होती है बल्कि समाज का अध्ययन भी प्रकृति के अध्ययन की तरह वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए, इस बात को भी रेखांकित किया गया। और यही चीज़ उस समय हुआ जब प्रत्यक्षवाद उभरा और उस समय राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत का महत्व कम हुआ, वैज्ञानिकता स्थापित हुई और इस समय फिर राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में एक मूल्य के साथ स्थापित होती हमें दिखती है।